सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 22 फरवरी। आज का दैनिक न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। स्टार्ट करूंगा एक काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ में, जिसमें बात की जा रही है वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्लाइंग बोट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आखिर कैसे काम करती है इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोजन की ओर लोग काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको अगर फ्यूल के तरीके से यूज किया जाए तो क्या क्या चेंजेस यहां पर आ सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इसी के साथ में डिस्कशन यार बहुत ही शानदार रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखेगा, पूरा कंप्लीट एक प्रॉपर डिस्कशन होगा जिसमें एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा विद बैकग्राउंड बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। काफी सारे एडिटोरियल भी हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करूंगा क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। और इसी के साथ में जो स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ में आप लोगों का जो एनालिसिस वाला पोर्शन होगा उसको भी काफी डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर बात करूं एडिटोरियल के बारे में, तो एडिटोरियल जो डिस्कस करने वाला हूं एक बार उसके बारे में बता देता हूं कौन कौन सा एडिटोरियल डिस्कस करूंगा यहां पर, ताकि आप लोग एक माइंड बना सके अच्छा ये चीजें कवर होने वाली हैं और उसको अच्छे से कनेक्ट कर सके। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल यहाँ पर आप लोगों को होगा, वो होगा एमजी नरेगा के बारे में। काफी डिटेल में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ, सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा काफी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, कहां से निकल कर आया, कैसे कैसे चीजें चली और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है। इसी के साथ में इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया, कई सारी स्टेटमेंट अभी दोनों साइड से निकल के आई, तो पूरा मुद्दे को समझेंगे यहाँ पर आखिर मुद्दा क्या चल रहा है। यूपी में इलेक्शन हुए, कहां कहां पर क्या क्या टर्नआउट रहा है ये आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज के साथ में जो मैच की बात की जा रही है उसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है आप लोगों का तो आप लोग इसको बेसिकली पढ़ लीजिएगा, वैसे आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, बस ये देख लीजिए कौन जीता, किसने हराया, एक सीरीज कहां पर पहुंच गई, वो सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आप लोगों को पता रहेगा कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल आज फिर आया, कल मैंने इंटरनेशनल लैंग्वेज डे के बारे में बात की थी, आज इन्होंने हिस्ट्री बता दी पूरी। इंटरनेशनल लैंग्वेज डे जो है यहाँ पर वो बेसिकली निकल कर कहां से आया, यानी कि सारी चीजें जो चल रही है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, तो बैकग्राउंड समझा दे काफी शानदार तरीके से, तो हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट करके बताया। तो आर्टिकल को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक कोटेशन भी आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि आप लोग एग्जाम में यूज कर सकते हैं। कई बार क्या रहता है, अगर आंसर राइटिंग वगैरह आप लोग करते हैं या फिर कई बार क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है, कोटेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो नीचे आर्टिकल है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, वैसे चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास में टाइम होगा और किसी ने आज तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिकमेंडेशन दूंगा यहाँ पर, अगर टाइम लग सके आप लोगों का, तो जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग क्या करिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय वीर जाकर सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर में, एक पूरी वीडियो आ जाएगी, उसमें सारी बातें बता रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। यहाँ पर तो खैर पॉलिटिक्स मिक्स कर इनके द्वारा बताई गई कि डीएम के किस तरीके से साइलेंस से एक पॉलिटिक्स जो ऐड कर देते हैं वो वाली बातें, पर लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने प्योर आप लोगों को पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बता रखी है, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। ये वाला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल बेसिकली एनएससी के बारे में है, कल भी एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल बेसिकली और इस आर्टिकल को हम लोग देख लेंगे मिक्स कर कर। कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पर जो कि आज के में एनएससी के अंदर कुछ घपलेबाजी चल रही है। घपलेबाजी क्या, बाबाबाजी चल रही है बेसिकली बाबाबाजी मतलब वहां पर बड़ा ही एक डिफरेंट सा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आर्टिकल सुनने में आप लोगों को मजा आएगा कि ऐसा भी हो सकता है एनएससी में, वो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में, जो कि सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, यानी कि बाबा आज के डेट में दुनिया चला रहे हैं। तो ये बाबा कौन है जो यहाँ पर दुनिया चला रहे हैं, तो समझेंगे यहाँ पर केस निकल कर आएगा बाबा का बड़ा ही अच्छा सा, और कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, मतलब आप लोगों को मजा आएगा सुनकर, और ये इंटरेस्टिंग भी है और इसी के साथ में एक कई सारी और भी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले इनको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन कौन सही चीजें से अच्छे से पढ़ाई लेकर चल रहा है अपनी, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जो शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के लिए। बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में अगर आप वो लोग बात करें तो कौन से स्टेट के पास में यहां पर हाई कोर्ट नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा या फिर राजस्थान, ये आप लोगों को बताना है, मतलब एक तरीके से किसकी कैपिटल में सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। तो बात की जा रही है यहाँ पर ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4 और सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव, यानी किसकी कैपिटल में यहाँ पर बेसिकली हाई कोर्ट सिचुएटेड नहीं है। ठीक है, यानी कैपिटल कहीं और है, उसकी राजधानी कहीं और है और हाई कोर्ट कहीं और देखने को मिलेगा। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देते हैं।
एक और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप लोगों ने कई बार जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में सुना है, मैंने भी कई बार आप लोगों को पढ़ा है, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। हमारी कंट्री में बेसिकली अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के बारे में, बात की जा रही है आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 जो डील करते हैं वो अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कोलिजन सिस्टम जो है ये यहां पर केस टू केस एक तरीके से सिस्टम में यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि यहां पर ये कोई पार्लियामेंट्री एक्ट ये इसके बारे में संविधान में कहीं मेंशन हो। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर ये है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 इंडियन कोर्ट जो है यहां पर वो एक तरीके से बाउंडेड होते हैं एक जजमेंट के थ्रू बेसिकली, ठीक है, एक तरीके से यानी कि एक तरीके से जो इंडियन कोर्ट है वो बाउंडेड है बाय द एक जजमेंट जिसके तहत ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रेसिडेंस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 143 के इंपोर्टेंस को समझाने की बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। दोनों क्वेश्चन काफी ही उम्दा है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग यूज कर सकते हैं अगर कुछ लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाता है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो बान की मुंजी के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली स्टेटमेंट है यहाँ पर। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देंगे यहाँ पर ये, या फिर आप लोगों से बोल देंगे इसके ऊपर कमेंट करो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा निबंध भी कई बार पूछे गए आप लोगों से ऐसे। तो बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए पाथवे टू द फ्यूचर वी वांट फॉर ऑल, ठीक है। इसी के साथ में इट ऑफर ए फ्रेमवर्क टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीव सोशल जस्टिस, इसी के साथ में एक्साइज इन्वायरमेंट स्टूवर्डशिप एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस। तो इनके जो सतत प्रयास है ये एक तरीके से आप लोग देखते हैं सतत विकास जो है ये भारत का एक तरीके से एक प्रॉपर पैटर्न में अगर इंडिया को लेकर चले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, तो उसके चलते यहां पर बात की जा रही है कि सबके लिए यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं, किसी इंडिविजुअल पर इंपैक्ट नहीं डालता, सबके ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। और एक आर्थिक विकास उत्पन्न करेगा, सामाजिक न्याय प्राप्त करेगा, पर्यावरण प्रबंधन का प्रयोग करने और शासन को मजबूत करने के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें बोली गई हैं। इसी के साथ में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से पूरा मानिए कहते हैं कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर जरूर दिया करिए। अभी यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ, ये ऐसी चीजें हैं जो आगे भी न्यूज में आती रहेंगी और आप लोग इसको समझ पाएंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। पहले तो न्यूज क्या बन सकती है आप लोगों से, यहाँ पर दुबई के अंदर यानी कि यूएई के अंदर में यहाँ पर जहां पर आप लोग बोलते हैं दुनिया की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो वहां पर अभी वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ये फ्लाइंग बोट यहाँ पर बोली गई है, यानी कि जो नाव है वो बेसिकली एक तरीके से उड़ेगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। उड़ेगी मतलब पानी पे थोड़ा ऊपर उठकर चलेगी, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। वैसे नहीं कि हवा में उड़ती चलेगी, पानी से थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ पर चलेगी, और ये हाइड्रोजन पावर बेसिकली बोट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जब हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में यहां पर बात की जा रही है कि हाइड्रोजन को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी कंट्री में एज ए फ्यूल के तौर पर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो प्योर एक ऐसा ईंधन है जो कि अगर हम लोग प्रॉपर वे में ग्रीन हाइड्रोजन को अगर लेकर चलेंगे तो वो इन्वायरमेंट पर नुकसान नहीं डालेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आप लोग ऐसे बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, समझिए थोड़ा सा। और ये आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे आप लोग देखते हैं H2O पानी आप लोगों के इर्द गिर्द चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जब H2O पानी के ऊपर यहाँ पर बेसिकली इसके यहाँ पर बोलते हैं आप लोग एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यानी कि बिजली के झटके जब यहाँ पर दिए जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये H2 यानी कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से जब यहाँ पर इसमें यूज किया जाएगा बिजली को, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो टूट गया, तो अब यहाँ पर ये कैसी हाइड्रोजन होगी जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, यही वो हाइड्रोजन है जिसको आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हो। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब यहाँ पर पानी से आप लोगों ने हाइड्रोजन बना ली, और सोचो इस हाइड्रोजन को आप लोग यहाँ पर ईंधन के तौर पर इनके अंदर यूज करोगे तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये गलत इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट डालेगी? ये एक ऐसी चीज होगी यहाँ पर जिसमें आप लोगों का ना तो कार्बन निकला, ठीक है, आप लोगों की ना ही कोई ऐसी नहीं एक तरीके से ना तो गर्मी करेगा एक तरीके से, ना ही आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि धुआं निकल रहा है। तो ये एक प्योर ईंधन आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, इसलिए इसको यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली बोला जाता है, क्योंकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ऐसी हाइड्रोजन को हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। नॉर्मली हाइड्रोजन जो है जिसे मेथेन से बनाई जाती है, जिसे आप लोग देखते हैं आज के डेट में, अगर आप लोग हाइड्रोजन बनाते हैं CH4 से, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा प्लस C2 निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ जो है ये जो है आगे चलकर ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आज की डेट में अगर सबसे शानदार तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये बनाना है
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पानी यूज करेंगे और पानी में से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे और उस हाइड्रोजन को फिर हम लोग यूज करेंगे। पर लेकिन कई सारे बच्चे यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो बिजली यहाँ पर यूज की जा रही है, अब ये बिजली जो है ये भी तो बेसिकली यहाँ पर कोयले से बनाई हुई बिजली हो सकती है, जो कि काफी ज्यादा खपत होगी यहाँ पर। अब उसके बारे में बात की जा रही है कि यही के लिए हमारी कंट्री में काम चल रहा है कि ये सारी जो बिजली यूज की जाएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज की जाएगी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी इससे जो हाइड्रोजन बनेगा और फिर वहां से जो एनर्जी निकल कर आएगी उसको फिर हम लोग आगे यूज करेंगे। अब यहां समझ में आ रहा है आप लोगों को प्योर बिल्कुल क्या पैटर्न चलने वाला है। तो ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले टाइम में जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है दुनिया के ऊपर, और दुनिया जो है इसी की तरफ को आज के में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, और क्वेश्चन बन भी रहे हैं आज की डेट में अगर आप लोग उठाकर देखोगे एग्जाम में पेपर। ठीक है, तो एक प्यारा सा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो इसी के बेस पर हमारी कंट्री में बसेस चलाने की बात की जा रही है। जर्मनी के अंदर इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में जो यहाँ पर क्रूड ऑयल जिसको आप लोग बोलते हैं यानी कि कच्चा तेल, वो काम नहीं आने वाला है। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ये सारी कंट्री क्या कर रही है, इन्होंने बहुत मजे लिए 1970 से लेके जब से तेल की खोज जो हुई थी उस टाइम से लेके आज तक अगर आप लोग चीजों को देखोगे तो लगभग तब से लेके आज तक का इन्होंने काफी ज्यादा मजे लिए हैं पिछले टाइम में, एक दशक में। वरना इन देशों को कोई पूछता नहीं था कि ये देश कहीं है भी क्या, पर तेल ने इनके मजे लगा दिए, उन्हें बल्ले बल्ले करा दी तेल ने। तो उस बल्ले बल्ले को इन्होंने एंजॉय कर लिया। और इनकी भी समझ में आ रहा है कि जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, जो बड़ी बड़ी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो अपनी तेल की खपत को कम करने की बातें कर रहे हैं और इसी के चलते रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं। और इसी के चलते मोदी जी तो अनाउंस भी कर आगे दुनिया के सामने कि 2070 तक हम लोग क्या करने वाले हैं, नेट कार्बन एमिशन को जीरो करने वाले हैं। और वो कैसे होगा, जब हम लोग क्रूड ऑयल यूज करना बंद कर देंगे, कोयला यूज करना बंद कर देंगे, उससे होगा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी यानी कि अक्षय एनर्जी के ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि हम लोग हाइड्रोजन को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां से ये चीजें निकल कर आने वाली है, तो है कि नहीं है। तो ये काफी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आगे भी बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, रेगुलर सुनते रहो, कुछ ना कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलता रहेगा। तो इसलिए अच्छी से चीजों को सुनते रहिए आप लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, एनएससी के बारे में। एनएससी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अभी यहाँ पर कई सारी खबरें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मर एमडी जो एनएससी के हैं यहाँ पर वो सीबीआई की रडार पर आ गई है। क्या रीजन है इसका, सीबीआई की इंक्वायरी की बात की जा रही है यहाँ पर आनंद सुब्रमण्यम के लिए, ये यहाँ पर नीचे आगे निकलकर आखिर ये मुद्दे क्या हैं। तो ये न्यूज एनालिसिस का भी कुछ पोर्शन में आप लोगों को यहीं पर ही कवर करा दूंगा, ये आगे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी के चलते यहाँ पर कई सारी बातें मैं आप लोगों को सीबीआई से भी डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोगों का प्रीलिम्स के अंदर काफी बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा। तो सीबीआई के बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी मुद्दा यहाँ पर समझ लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा सुनकर भी हैरान होंगे, यानी कि एनएससी की चीफ जो है इस तरीके की हरकतें यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है और ये चल क्या रहा है, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि बात पुरानी है, आज की बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2018 से पहले की बातें यहाँ पर चल रही हैं। अभी समझते हैं कि मुद्दा यहाँ पर क्या निकल गया। मुद्दा यहाँ पर ये निकल गया कि यहाँ पर जो एनएससी की जो चीफ है यहाँ पर इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर इनकी बेसिकली दिक्कत क्या देखने को मिली, ये एक बाबा के ऊपर विश्वास करती थी। यानी कि जैसे नहीं कोई बाबा हो, कई बार आप लोगों ने देखा हो कई सारे जो लोग हैं कई सारे बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, सबकी श्रद्धा होती है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर लेकिन हमारे देश में बाबाओं की हिस्ट्री जो है ना प्रेजेंट टाइम पर वो थोड़ी अच्छी नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा हो ना कई सारे बाबा जो है बदतमीजी करते हुए पाए गए हैं और कई सारे बाबा जो है आज के में जेल में भी पड़े हुए हैं। तो उसके चलते कई सारे बाबाओं के ऊपर जो विश्वास करना है थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। पर लेकिन कुछ ऐसे भी बाबा होते हैं जो रियलिटी में अच्छे होते हैं, यानी कि जो रियलिटी में एक तरीके से जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं इसलिए इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, पर मुद्दा यहाँ पर यह कि आंख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास करना कितना ज्यादा खतरनाक होता है वो आप लोग यहाँ से देखने को मिलेगा। इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर बाबा से बात करनी स्टार्ट की गई, वो भी मेल के थ्रू। इनको नहीं पता है ये बाबा कौन है, इनको नहीं पता है कि यहाँ पर ये बाबा कहाँ पर रहता है। नाम रख दिया गया हिमालयन योगी। तो हिमालयन योगी जो बाबा है वो यहाँ पर इनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी बात होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो हिमालयन योगी बाबा जो है यहाँ पर जब ये एनएससी की जो चीफ थी इनको बोला जाता है कि एक इंसान है जिनका नाम है यहाँ पर आनंद सुब्रमण्यम, ठीक है, आप लोग क्या करो उस इंसान को एक पर्टिकुलर पोस्ट दे दो एनएससी के अंदर में। और वो पोस्ट कौन सी है, वो पोस्ट है यहाँ पर चीफ एक तरीके से स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की, यानी कि एक इंसान है जिसको आप लोग चीफ स्ट्रेटेजिक बेसिकली जिसको आप लोग चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की पोस्ट दे दो
वो यहाँ पर तुम्हारी काफी हेल्प करेगा एनएससी को प्रॉपर वे में हैंडल करने में। तो ये बातें यहाँ पर इनको बेसिकली एक बाबा ने बोली और इन्होंने इनको यहाँ पर क्या किया, ये पोस्ट दे दी जिसको बोलते हैं चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर। इसके साथ में यहाँ पर और भी कई सारी बातें यहाँ पर की गई इनके द्वारा कि यहाँ पर इसको ज्यादा काम मत देना, इस इंसान को, ये इंसान जो है ज्यादा मतलब ना एक तरीके से ज्यादा मतलब इसके ऊपर बर्डन मत डालना, मतलब नहीं इसे आप लोग बोलने लोगे सर मैं तो 3 दिन ही काम करने आऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मतलब जिस तरीके से चाहता रहे वैसे ही काम चलता रहे। और ये काफी लंबे समय तक यहाँ पर ये घपलतबाजी चलती रही। बाद में पता चला ये जो बाबा था यहाँ पर, जो ये बाबा बन के कॉल कर रहा था, ये भाई साहब यही इंसान थे, ठीक है, ये खुद बाबा बने हुए थे। और यहाँ पर ये बेसिकली क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये इनके थ्रू, क्योंकि देखिए क्या होता है अगर किसी को आप लोगों की कमजोरी पता चल जाए ना कि हाँ इस इंसान की कमजोरी है, तो फिर वो आप लोगों की कमजोरी के साथ में खेलेगा। अब पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये जो है काफी विश्वास करती है बाबाओं के ऊपर, तो यहाँ पर इसने अपना बाबाबाजी खेलनी स्टार्ट कर दी, तो अपना जिंदगी को एंजॉय करने लगा। और पूरा आप लोगों को पता है एक पर्टिकुलर एक सिस्टम में जाकर घुस जाना, वो भी ऐसी जगह जो कि पूरी एक तरीके से इंडिया की इकोनॉमी पर एक ह्यूज इंपैक्ट डाल सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो उसमें जाकर यहाँ पर ये बैठ गए। तो इसके चलते यहाँ पर जब पूरी स्टडी की गई और पूरा पता चला यहाँ पर कि चल क्या रहा है एनएससी के अंदर में, तो तब यहाँ पर ये केस जो है वो खुलकर अब सामने आ रहा है और उसके चलते यहाँ पर अब बातों का पता चल पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसी ऐसी भी चीजें होती हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं एक तरीके से बिना पढ़े लिखे लोग जो हैं मतलब उनको समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, पर लेकिन रियलिटी में अगर देखोगे ना, यहाँ से पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे कोई बात होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इंसान बुद्धि का इस्तेमाल कितना कर रहा है। अगर बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है तो फिर क्या चीजें रह गई, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि एक विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करे, जानबूझकर एक तरीके चीजों को समझकर चीजों को आगे लेकर चलना, बिना सोचे समझे अगर ऐसे स्टेप उठाए जाएंगे तो काफी दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर, तो उसकी अभी यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, अभी देखते हैं। हालांकि ज्यादा नुकसान किसी को हुआ नहीं इनके अपॉइंटमेंट करने से, बस ये इंसान जो है वो एक तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय करता रहा। ऐसे भी जॉब ली जा सकती है, ठीक है, आप लोग ये बोल सकते हैं। इसी के ऊपर द इनक्रेडिबल लाइफ ऑफ ए हिमालयन योगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक किताब भी है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोगों से कई बार किताब पूछ ली जाती है जो न्यूज में आ जाता है बैकग्राउंड में। राइटर जो है यहाँ पर ये सुधानंद ब्रह्मचारी बेसिकली इसके राइटर हैं। तो किताब के नाम जैसे इसके बैकग्राउंड में कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाए ना, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हिमालयन योगी। आप लोग सर्च करोगे तो पहली पिक्चर आप लोगों के सामने ये खुलकर आएगी, ठीक है। यानी कि किताब को भी पीछे छोड़ दिया इनकी हरकतों ने। तो यहाँ पर इस तरीके से भी जॉब ली जा सकती है, अगर आप लोगों को लगे तो ऐसी भी घपलतबाजी देखने को मिल सकती है। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी भी इंसान को जो है अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। तो ये तो होगी बेसिक चीजें। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बात बताऊंगा कि यहाँ पर सीबीआई का केस आकर जुड़ गया, ठीक है। तो सीबीआई के केस के बारे में यहाँ पर अब सीबीआई यहाँ पर इंक्वायरी कर रही है सारी चीजों की। पर यहाँ पर जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को बीएससी के बारे में, हमारी कंट्री में दो स्टॉक एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक को बोलते हैं बीएससी और एक को बोलते हैं एनएससी, ठीक है। बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है बीएससी। इसको 1875 में बेसिकली बनाया गया था और आज की डेट में ये अभी रिसेंट का ये नया ताजा बना है, अभी बासी नहीं हुआ है। ये है 1992 का, जिसको आप लोगों को एनएससी देखने को मिलेगा। और ये सारी कहानी चल रही है इस ताजे में एनएससी के अंदर यहाँ पर चल रही है, जो मैंने अभी यहाँ पर चीजें बताई। याद रखिएगा यहाँ पर अगर बीएससी के बारे में बात करें तो टॉप 30 कंट्री जो होती हैं वो यहाँ पर बेसिकली लिस्टेड की जाती है। यहाँ पर टॉप 50 कंट्री जो है वो यहाँ पर लिस्टेड की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें इंट्रोड्यूस कर देगा, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली होगी क्योंकि सारी चीजें मैनुअल होती थी तो दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो 1995 में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया और ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ में ही पैदा हुआ 1992 में। तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री के ऊपर काफी ज्यादा जो इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो सारा काम देखने को मिलता है। इनको सबको जो हमारी कंट्री में बीएससी और एनएससी है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका नाम है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको सेबी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेगुलेटर है और रेगुलेटर से रिलेटेड आप लोगों के जो बेसिकली नहीं एक तरीके से सिलेबस के अंदर आप लोगों को एक पॉइंट भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या करती है, ये बीएससी और एनएससी को रेगुलेट करने का काम करती है हमारी कंट्री में। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है, वो बॉडी जिसको पार्लियामेंट में कानून यानी कि एक्ट पास कर बनाया जाता है। पहले जैसे मान लीजिए लोकसभा में पास कर दिया, फिर राज्यसभा में पास कर दिया, फिर प्रेसिडेंट के साइन हो गए। जब कोई ऐसी बॉडी हम लोग ऐसे बनाते हैं उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो बॉडी है वो 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी हमारे देश में बनाई गई, जो कि यहाँ पर बीएससी और इसी के साथ में एनएससी इन सबको रेगुलेट करने का काम करती है, जिससे कि यहाँ पर प्रॉपर काम धंधा वो चलता रहे।
क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ रुपए आप लोगों ने देखा इधर उधर होते हैं यहाँ पर। और इसके जो चेयरमैन है आजकल में वो है अजय त्यागी, जो कि यहाँ पर इसको देखते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर, ये आप लोगों को मुंबई में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इसके बारे में है। अभी जब सीबीआई यहाँ पर इस केस को देख रही है तो यहाँ पर सीबीआई के बारे में कुछ मैं आप लोगों को बातें बता देता हूँ जो बेसिक चीजें हैं, और ये आप लोगों से प्रीलिम्स में भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और फंक्शन के बेस पर पूछा जा सकता है, और मेंस के अंदर भी यहाँ पर जो वेरियस एजेंसीज होती हैं, क्या क्या मैंडेट होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं वो पूछा जा सकता है। और ये इसलिए भी न्यूज में था, अभी सीबीआई के जो यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं उनका जो टर्म था वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल बढ़ाने की बात की गई थी, पर लेकिन 5 साल एक बार में नहीं, यहां पर भी खेला खेला जा रहा था। और वो खेला क्या था, वो खेला था पहले 2 साल हो गए, जब गवर्नमेंट को लगेगा अच्छा काम करे 1 साल और बढ़ा दो, गवर्नमेंट को लगेगा अच्छा काम करे 1 साल और बढ़ा दो। तो ये बोला गया अगर गवर्नमेंट को लगेगा गवर्नमेंट की चापलूसी कर रहा है तो 1 साल और बढ़ा दो। तो वो वाली बातें देखने को मिली, जिसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी इसका हुआ। ठीक है, सेबी क्या है हमारे देश में, सेबी क्या है, सेबी नहीं सॉरी सीबीआई क्या है, बेसिकली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आप लोग यहां पर सीबीआई बोल सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। सीबीआई जो है हमारी कंट्री में एक काफी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के अंडर आप लोग को देखने को मिलेगी। जो सबसे खतरनाक पॉइंट है इसका वो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि कोई स्टैट्यूट पास कर कोई लॉ पास कर कानून के द्वारा इस बॉडी को नहीं बनाया गया है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये होगी भाई साहब ये एक तरीके से ऐसी है कि मांग मांग कर काम चला रही है अपना, और मांगती कहां से, ये मांगते यहां पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इससे अपनी बेसिकली कहानी इसकी स्टार्ट होती है। इसकी जो चीजें हैं डायरेक्टर वगैरह जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो यहीं से ही सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता रखना है। ठीक है, ये कोई भी आईपीएस ऑफिसर जो होता है बेसिकली वो यहां पर हेड करता है। आज के डेट में डायरेक्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है, बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें, एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, ये काफी इंटरेस्टिंग था, आपकी बार ये न्यूज में भी थी। रीजन क्या था, जब अपॉइंटमेंट किया गया यहां पर बेसिकली सीबीआई के डायरेक्टर का, तो यहां पर 3 मेंबर की बेसिकली कमेटी बनती है। प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं चेयरमैन रहते हैं, एक रहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और तीसरे रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि अगर चाहे यहां पर प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर किसी को अपॉइंट कर सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन की चलेगी नहीं यहां पर सोचो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गए तो प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलेगी यहां पर, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब की बार यही माना गया कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिनका नाम रिकमेंड किया गया था उसको ने अपॉइंट करके किसी और को अपॉइंट किया गया। तो ऐसी कई सारी अफवाहें उड़ रही थी, हालांकि अंदर क्या हो रहा है वो किसी को पता चलता नहीं है ढंग से देखा जाए तो। पर हाँ ये कि ये कमेटी जो है ये काम करती है, 3 मेंबर की कमेटी, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जब भी यहां पर सीबीआई का आप लोग अपॉइंटमेंट करते हैं तो ये पूरा चैप्टर आप लोग कवर कर रहा हूं मैं, ये समझिएगा आप लोग पूरा सीबीआई का। ठीक है, जो कि आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। अगर बात करें सीबीआई के ओरिजिन के बारे में तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था मुझे, हालांकि अब तो कई बार पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को। सीबीआई जो है यहाँ पर स्पेशल पुलिस, इसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते थे 1941 में। सोचिए सीबीआई आज की नहीं है, ये पहले ही आ चुकी थी जब तक देश आजाद भी नहीं हुआ था। जी हाँ, सही समझा आप लोगों ने। और क्या क्या करप्शन हुआ था प्रोक्योर करने में, वर्ल्ड वॉर सेकंड के मतलब वर्ल्ड वॉर जो सेकंड चल रही थी उस टाइम पर क्या क्या चीजें हम लोगों ने प्रोक्योर करी, क्या क्या चीजें हम लोगों ने खरीदी, और उसमें क्या क्या घपलतबाजी की गई थी, उस टाइम पर सीबीआई यहां पर स्टैब्लिश की गई थी। और यहां पर आगे चलकर फिर लगा कि यार ये तो बड़ी काम की चीज है, देश के अंदर अगर कुछ गलत होगा तो सीबीआई से पूछ सकते हैं, सीबीआई को केस दे सकते हैं। तो फिर यहां पर संतनाम जो एक तरीके से कमेटी थी यहां पर, उसके द्वारा रिकमेंड किया गया सीबीआई 1962 से लेकर 1964 में कमेटी बनाई गई कि यार एक ऐसी बॉडी आप लोगों को बनानी चाहिए जो इन चीजों को देख सके। तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो था उसी को आगे चलकर हम लोगों ने फिर क्या किया, सीबीआई यहां पर बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट था जो यहां पर स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था, उसी को हम लोगों ने आगे चलकर फिर सीबीआई में कन्वर्ट कर दिया। सीबीआई जो थी स्टार्टिंग में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर होम मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो बाकी आगे चलकर फिर क्या किया, यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर पहुंच गई। यहां पर बोला ना मैंने स्टार्टिंग में, यहां पर आप लोग देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंस के अंडर में यहां पर डाल दिया। तो ये चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिली। तो सीबीआई जो है यहां पर आज के डेट में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां पर करप्शन को रोकने का बेसिकली काम करती है। प्रॉब्लम क्या है सीबीआई के साथ में, बहुत सारी दिक्कतें जुड़ी हैं जिसकी वजह से सीबीआई बार बार न्यूज में रहती है कि सीबीआई जो है आज की डेट में कई बार क्या रहता है कि एक तरीके से डिपेंडेंट रहती है काफी लार्ज स्केल पर होम मिनिस्ट्री के अंडर में। मतलब सीबीआई को कोई भी इंक्वायरी करनी है आगे चलकर और सीबीआई के पास में केस चला गया तो सीबीआई को जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि स्टाफ जो यूज करती है सीबीआई वो यहां पर इनका यूज करेगी बेसिकली जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। क्यों? क्योंकि आईपीएस जो है अगर ये सारी पुलिस सर्विसेज जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है तो होम मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ गया सीबीआई को। सीबीआई के खुद के कोई अलग से प्रॉपर ऐसा नहीं कि बहुत सारी इसके अंदर फोर्स वगैरह है एक तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो यहां से ये लोगों को उठाती है। और बाकी अगर कोई केस लड़ना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास में जाते हैं, वहां से लॉयर उठा के लेकर आती है।
यानी कि ये बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा इंसान होता है ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप लोग कहीं अगर रहते हो तो ये हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, अपना घर से कुछ नहीं लेके आएगा, किसी साबुन मांग लिया, किसी बाल्टी मांग ली, किसी मग मांग लिया, और इवन काम चले तो किसी की टी शर्ट भी मांग ली, ठीक है बस निक्कर को छोड़कर और सारी चीजें मांग ली। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखे आप लोगों ने, कि सब कुछ यूज करने का बजाय जब उसमें हॉस्टल में जाके रहते सब कुछ यूज करने का बस मेरे अंडरवियर को छोड़कर, तो वही बातें हैं। तो ये इसी तरीके से सीबीआई की हालत हो रखी है, जिसकी वजह से बोला था कि सीबीआई जो है वो एक तरीके से अपना इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और जब तक आप लोग किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, आप लोग इंडिपेंडेंट काम कर ही नहीं सकते। तो सीबीआई की खस्ता हालत यहां पर देखने को मिल जाती है। सेकंड एआरसी जब रिपोर्ट आई थी 2007 में, उसके द्वारा सजेस्ट किया गया था कि यार आप लोग क्या करो, सीबीआई के लिए प्रॉपर एक एक्ट कानून लेकर आओ और इसको इंडिपेंडेंट बनाओ। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करा रहे हो यार, ये तो ऐसी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल पुलिस यानी कि इंटरपोल के साथ मिलकर काम करती है, और ऐसी पुलिस को अगर आप लोग इस तरीके से लेकर चलोगे कैसे काम चलेगा? तो ये बातें बताई गई। और सीबीआई यहां पर आज के में जो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है और जो लोकपाल है, इसको भी सपोर्ट करती है यहां पर बेसिकली, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है। पर लेकिन खुद सीबीआई के घर में सीबीआई की इंपॉर्टेंस नहीं हो रही है, तो ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है। और इंटरेस्टिंग चीज यहां से जो क्वेश्चन कई बार आप लोग ये बनते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीबीआई जो है वो सीबीआई नहीं, जो पुलिस जो है वो यहां पर स्टेट का सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर जो सीबीआई जो पुलिस है बेसिकली वो यहां पर स्टेट के अंदर में आती है, ठीक है। और कल को चलकर अगर कुछ भी इसी तरीके से ना, अगर किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप लोग काम करना है, तो ये माना जाता है कि पुलिस है तो पुलिस तो स्टेट के अंदर आनी चाहिए। तो यहां पर उस तरीके से बोला जाता है कि सीबीआई को आप लोगों को प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा, सीबीआई काम कैसे करती है। क्योंकि जब पुलिस जो भी स्टेट के अंदर में आ गई, तो सीबीआई जो एक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पर कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है इसी के साथ में जो यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। और पुलिस जो यहाँ पर सीबीआई के साथ में, अगर यहां पर आज के में स्टेट के अंदर अगर सीबीआई को जाना है, पहले राज्य से पूछना पड़ेगा, तब जाकर सीबीआई वहां पर जाकर एंट्री कर पाएगी। तो ये काफी बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इसके चलते कई बार बोला भी गया कि यहां पर कंसेंट लेना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिला कि अगर सीबीआई को किसी राज्य के अंदर इंक्वायरी करनी है, तो 2 तरीके के कंसेंट होते हैं। कंसेंट मतलब परमिशन होती है, एक तो होती है जनरल, यानी कि एक तरीके से जनरल कंसेंट। जनरल का मतलब होता है कि सीबीआई जाकर किसी भी केस की इंक्वायरी कर सकते हैं उस राज्य के अंदर में, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एक तो ये वाला देखने को मिलेगा। दूसरा होता है स्पेशल कंसेंट। स्पेशल कंसेंट का मतलब ये होता है जब यहां पर कोई राज्य सीबीआई से अपनी जो यहां पर जनरल कंसेंट को छीन ले कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी डायरेक्टली राज्य के अंदर में आकर, अगर कोई उसको कोर्ट ही बोल दे इंक्वायरी करने के लिए तो करेगी, नॉर्मल इंक्वायरी नहीं करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्पेशल कंसेंट। मोटे मोटे तौर पर आप लोग ये ऐसे बोल सकते हैं, आज की डेट में जैसे आप लोग नॉर्मली देखते हैं, आप लोगों के दोस्त होते हैं कई सारे, ठीक है, मैं क्लास में कई सारे लोग हैं। एक तो ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल लंगोटिया यार है, किसी भी टाइम आएगा, आंटी घर पे है, आंटी घर पे वो है, आंटी घर पे रोहन है, आंटी घर पे रोहित है, तो आता रहेगा, मतलब किसी भी टाइम, रात दिन जब भी मन करे फोन करेगा, अंकल है नहीं यहाँ पर, बाहर जाना था घूमने के लिए। तो जनरल टाइप का हो गया, किसी भी टाइम आ गया, घुस गया आगा। एक ऐसा है जो कभी बात ही नहीं करता है क्लास में, कभी कभी मिल गया तो क्या करेगा, पहले परमिशन लेगा प्रॉपर वे में, और फिर पूछेगा कि हाँ ऐसा कुछ है, मतलब एक तरीके से नहीं, ऐसा नहीं बस रैंडम लिया, क्योंकि कभी आए नहीं घर पे। तो यहाँ पर वो वाला स्पेशल कंसेंट की कैटेगरी में आ जाता है, जिसके साथ में रिश्तेदारी है नहीं हमारी ज्यादा, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट केस भी है यहाँ पर, जिसका नाम याद रखते हैं आप लोग, ये है बेसिकली यहाँ पर काजी लैंडहुप केस। इसमें द्रोजी, ये बेसिकली सीबीआई का केस था 1994 का। इसमें ये बोला गया अगर कल को कोई राज्य, कोई स्टेट जो है वो अपनी जनरल कंसेंट ले लेता है, यानी कि वो अपना एक तरीके से सीबीआई से अपना नाता तोड़ देता है डायरेक्टली, और यहाँ पर कोई केस चल रहे हैं, तो वो केस इफेक्ट नहीं होंगे, वो केस चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई राज्य जो है वो सीबीआई से पीछा छुटा सकता है। और बात यहाँ पर सीबीआई के बारे में, सीबीआई जो है यहाँ पर अगर बात करें तो जो सेकंड शेड्यूल जो यहाँ पर सीबीआई को बात करें प्लेस किया गया सेकंड शेड्यूल सेक्शन 24, ये बेसिकली बोला था कि सीबीआई जो है यहाँ पर वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत यहाँ पर सीबीआई से कोई इन्फॉर्मेशन आप लोग नहीं ले सकते। हमारा जो अधिकार है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं, पर सीबीआई के ऊपर हम लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें इन्फॉर्मेशन फॉर इंटेलिजेंस एंड जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आरटीआई के सेकंड शेड्यूल में इसीलिए रखा जाता है ताकि ये इंटेलिजेंट जो गैदरिंग है यहाँ पर कल को चलकर दिक्कत न हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। वैसे अगर बात करें टेन्योर के बारे में, तो यहाँ पर 2 साल बताई जा रही थी, अभी यहाँ पर उसको एक्सटेंड करने की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। और 6 मंथ अगर किसी का यहाँ पर टेन्योर बचा, एक तरीके से यहाँ पर ये इंपोर्टेंट केस यहाँ पर निकल कर आया था कि मिनिमम टेन्योर जो है वो 6 मंथ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बस ऐसे उठाए किधर से किधर को भी इधर को टरका दिया। तो सुप्रीम कोर्ट काफी ध्यान रखता है, क्योंकि सीबीआई काफी इंपोर्टेंट बॉडी हमारे देश में हो जाती है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी केस के बारे में पूछे तो स्पेशल क्राइम के अगर कोई केस है, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड कर दे किडनैपिंग वगैरह जो भी है, इकोनॉमिक क्राइम के या कोई करप्शन का केस हो रहा है,
कोई केस सुमोटो केस भी यहाँ पर आ जाते हैं। सुमोटो मतलब स्वतः है, अपने आप से ही केस को ले लेना, और वो कहां पे होंगे, यूनियन टेरिटरी के अंदर में, ठीक है। अगर कोई केस ऐसे निकल कर आ रहे हैं वहां पर, ऐसे तो नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में अंदर अपने आप जाकर घुस जाएंगी। और बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कोई बात करे तो भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं उसको आगे लेकर चला जा सकता है। तो ये कई सारी मुद्दे हैं सीबीआई के बारे में, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जब इंक्वायरी चलेगी तो सीबीआई सारा केस यहाँ पर प्रॉपर हैंडल करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन न हो जाए। देखिए यहाँ पर ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, कई बार कमेटी के बारे में आप लोगों से पूछ ले आते हैं, इवन आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन बन गया एग्जाम में इस तरीके से यहाँ पर, तो आप लोग क्या आंसर दोगे। बात की जा रही है एग्जामाइन द क्रिटिसिज्म मेड अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन द लाइट ऑफ दीज क्रिटिसिज्म डिस्कस हाउ इट्स डायरेक्टर शुड कंडक्ट हिमसेल्फ। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा सीबीआई के लिए कार्टून बनाए जाते हैं कि एक पिंजरे में सीबीआई बंद है यहाँ पर तोता, ठीक है। कई बार सीबीआई को दिखाया जाता है कि जैसे कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हुआ है और पीछे से पॉलिटिशियन उसको लेकर चल रहे हैं, तो सीबीआई की बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है इस तरीके से। नहीं, एक सीबीआई इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, पावर तो है उसके हाथ में, पर लेकिन वो एक ऐसा शेर है जो कि काट नहीं सकता किसी को, पर लेकिन यहाँ पर देखते हैं कितना काटता है और क्या क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों के सामने एक एक पॉइंट मैंने इसलिए क्रिस्टल क्लियर कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। था ना इंटरेस्टिंग आर्टिकल तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा डिटेल में इसको आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो नेक्स्ट आर्टिकल मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, ये था मदर टंग, बेसिकली इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। यहाँ पर कई सारे आर्टिकल अभी लिखे जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो डे है ये निकल कर कहां से आया। ये स्टोरी सुनकर आप लोगों को थोड़ा सा तो मतलब समझ में आएगा कि हाँ, जो लैंग्वेज है उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है, तो उस तरीके से यहाँ पर इसको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं बांग्लादेश के अंदर में। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो कि हमारे देश में से अलग करके निकाली गई थी। हालांकि स्टार्टिंग में पाकिस्तान बनाया गया था, जिसको हम लोगों ने, ये वाले पाकिस्तान को हम लोगों ने बोला था वेस्ट पाकिस्तान, और इस वाले पाकिस्तान को हम लोगों ने बोला था ईस्ट पाकिस्तान। तो इस तरीके से यहाँ पर दो पाकिस्तान बने। अब दादागिरी इस पाकिस्तान की चलती थी यहाँ पर इस वाले पाकिस्तान पर, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान की दादागिरी हमेशा ईस्ट पाकिस्तान पर चलती थी। तो यहाँ पर जब भी देश आजाद हुआ यहाँ पर, तो आप लोगों को पता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो यहाँ पर एक तरीके से लीडर बने, और 1948 में उनके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि उर्दू जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और उर्दू को ही हम लोग यूज करेंगे हर एक जगह। ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा बोल दी गई। अब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के द्वारा ये बातें बोल दी गई, पर लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज हुआ करती थी वो हुआ करती थी बंगला। तो यहाँ पर ये उर्दू से कोई ज्यादा तकल्लुफ रखते नहीं थे, यहाँ पर ये बेसिकली बंगला से ज्यादा तकल्लुफ रखते थे। तो इसके चलते जब यहाँ पर बोला गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, स्टेट की लैंग्वेज जो है वो उर्दू होगी, और यहाँ पर बेसिकली बंगला जो है उसको यहाँ पर साइड में उठाकर रख दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए, जो लैंग्वेज आप लोग यूज कर रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पर्सन के लिए जो बचपन से वो लैंग्वेज बोलता आ रहा है, और जो काफी पावरफुल लैंग्वेज आप लोग यूज कर रहे हो आज के डेट में, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई के लिए यूज की जा रही है, हर जगह सारी जगह यूज की जा रही है। तो बोला गया यहाँ पर कि इसको यूज किया जाएगा, ओनली उर्दू को यूज किया जाएगा, वो वाली बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो लोग जो है वो सड़कों पर उतरने लगे यहाँ पर कि कम्युनिकेशन की लैंग्वेज यहाँ पर सब जगह उर्दू को यूज किया जाएगा। स्कूल में भी उर्दू को यहाँ पर कंपलसरी कर दिया, बांग्लादेश को बिल्कुल साइड में उठाकर फेंक दिया। तो लोगों को बड़ा ठगा ठगा सा लगा, कह रहे यार ये तो बिल्कुल गलत बात चल रही है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तो लोगों के ऊपर लाठियां गोलियां बरसाई गई और कई सारे लोगों की जो है यहाँ पर जान भी गई। तो ये काफी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते जब यहाँ पर ये पूरा मुद्दा हो गया, जब पता चला काम नहीं चलेगा, तो फिर आगे चलकर यहाँ पर पाकिस्तान जो लीडरशिप है उनको फोर्स होना पड़ा कि बंगला लैंग्वेज को भी यहाँ पर एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड कर लिया गया फिर 1954 के अंदर, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद में अपनी लैंग्वेज जो है उसको इन्होंने इंक्लूड करा लिया कि हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी इंसान आज के डेट में अगर अपनी लैंग्वेज के लिए इतना कुछ कर पाता है तो वो रियलिटी में यहाँ पर उसके साथ में काफी अच्छे से कनेक्टेड है। और जो मूवमेंट इनके द्वारा यहाँ पर चलाया गया था उस टाइम पर, और जिस मूवमेंट को लेकर यहाँ पर ये जीते, वही मूवमेंट फिर आगे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो 1971 की जो लिबरेशन वार हुई यहाँ पर, जिसके थ्रू बांग्लादेश जो बन के आया, उस वार में कहीं काफी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में एक बार खटास पड़ जाती है ना, तो फिर इंसान को समझ में आने लगता है कि यहाँ पर यार नहीं है ना, फिर बदतमीजी काटेंगे। तो वही बातें यहाँ पर बांग्लादेश वालों को समझ में आ गई थी कि ये हमारे कभी हो ही नहीं सकते। यहाँ पर हमारी और इनकी सोच में जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो कैसे? देखिए, हमारी कंट्री में जब फ्रीडम स्ट्रगल चला तो मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा, जो बंगाल वाला एरिया था वहां पर काफी ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, वो निकल कर आए और हब माना जाता था यहाँ पर। इसी को ध्यान में रखते हुए 1905 में सबसे पहले उनके द्वारा क्या किया गया,
बंगाल विभाजन किया गया। उसका बेसिक रीजन यही था बंगाल विभाजन का, ताकि कल को चलकर वो इसका फायदा उठा सके, यहाँ पर एक तरीके से डिवीजन कर सके यहाँ पर, और लोग जो है जो इतना फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चला रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग बेसिकली उसको साइड में कर सके। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बंगाल विभाजन के टाइम पर हमारी कंट्री में वॉइसराय कौन था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, हिस्ट्री है बेसिकली, आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आज की डेट में जो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि बेसिकली यहाँ पर कंडीशन ये बन गई थी कि किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। तो फिलहाल आज की डेट में जब यहाँ पर ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो इस मूवमेंट से निकाल कर लेकर आए, और इसी के ऊपर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ये यहाँ पर आप लोगों का बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था ईपीएफओ के अंदर में, ठीक है, कि कहां से निकल कर आई। तो आंसर क्या था, आंसर था यहाँ पर बांग्लादेश। तो डायरेक्ट यूपीएससी ने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब की बार की थीम को लेकर काफी ज्यादा बातें की जा रही है, क्यों? क्योंकि थीम में बोला गया कि यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, और चैलेंज क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बातें बार बार की जा रही है। इसकी वजह से बार बार न्यूज में आ रहा है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया आज के डेट में कुछ भी जरा सी देर में आप लोग सर्च करते हो, इंटरनेट पर जाकर बैठ जाते हो, वहां पर आप लोग सर्च करते हो सारी चीजें। तो जो भी चीजें आप लोग इंटरनेट पर सर्च करते हो वो सारी चीजें आप लोगों को कई सारी लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। गूगल में भी आप लोग गूगल ट्रांसलेटर में जाओगे तो हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से चाइनीज, चाइनीज से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, या कोई भी आप लोग वहां पर सर्च कर सकते हो जाकर। बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके आज के डेट में हम लोग क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर पा रहे हैं वो बातें वहां पर समझाने की कोशिश की गई। टेक्नोलॉजी को एक सही तरीके से लेकर चलने की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। और एक कोटेशन है यहाँ पर है जो कि आप लोग याद रखते हैं, बेसिकली सीजर सावेज के द्वारा यहाँ पर बोला गया था, A language is an exact reflection of the character and growth of its speaker। यानी कि कोई इंसान क्या बोलता है उससे पता चल जाता है कि उसका कैरेक्टर क्या है और उसकी ग्रोथ क्या है। एक लैंग्वेज के बेस पर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं उस इंसान की ग्रोथ कैसी चल रही है, उसकी कल्चर कैसी है, वो एक लैंग्वेज के बेस पर सारी बातें बताई जा सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि देखने में एक बंदा काफी स्मार्ट है, ठीक है, पर लेकिन जैसे उसने मुंह खोला तो गुड़ गोबर कर दिया। यानी कि एक तरीके से बोलने में जो है उसका जरा सा भी ना रस है, ना ही कोई रेस्पेक्ट है, और ना ही प्रॉपर अपनी लैंग्वेज को बोल पा रहा है वो इंसान। वे एक तरीके से बिल्कुल ही एक आप लोग को देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है जैसे गाली दे रहा है, तो वाली फीलिंग यहाँ पर आती है कई बार। तो लैंग्वेज को देखकर पता चल जाता है कि कैसे इंसान जो है वो किस तरीके का इंसान है, और ये लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो परिवार से जिससे निकल कर आता है फैमिली, वो उसको भी वहां पर रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर ये बोलने की स्पीकर के द्वारा बात की गई है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि लैंग्वेज जो है वो काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है और काफी बड़ा सोसाइटी पर एक तरीके से लैंग्वेज के साथ में हम लोग कनेक्टिविटी बना पाते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है आज के डेट में, ये टेक्नोलॉजी भी इस बात को समझ रही है अलग अलग, और ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जो है इसीलिए यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर ये क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी के बेस पर चाहे फेसबुक हो चाहे गूगल हो, वो कोशिश कर रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके आने वाले टाइम में अपनी मार्केट को और अच्छे से बढ़ाया जाए। तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो गूगल और फेसबुक के बारे में इसीलिए यहाँ पर बात की गई आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। एक और छोटा सा पॉइंट है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, ये रिवीजन कर लीजिएगा, और ये आज के आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है कि 2022 से लेके 2032 तक का अभी रिसेंटली क्या करें हम लोग इंटरनेशनल डेकेडल ऑफ इंडिजिनस जो लैंग्वेज है वो सेलिब्रेट करें। यानी कि एक दशक के लिए हम लोग इंडिजिनस लैंग्वेज को सेलिब्रेट करेंगे ताकि जो लैंग्वेज विलुप्त हो रही है उन लैंग्वेज को हम लोग ध्यान में रख सकें। ये बेसिकली मुद्दा है यहाँ पर। और 2019 जो है यहाँ पर ये इंडिजिनस जो लैंग्वेज का ईयर भी सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर यूएन जनरल असेंबली के तौर पर। और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा कि टोटल 22 लैंग्वेज है संविधान के अंदर में। स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, बाकी की लैंग्वेज जो है 8 लैंग्वेज वो अलग अलग संविधान में संशोधन कर यहाँ पर ऐड कर दी गई है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बाकी यहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने कल यहाँ पर कि फरवरी के महीने में यहाँ पर बेसिकली 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से यहाँ पर कनेक्टेड है और 2000 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। और हिंदी दिवस 14 फरवरी और बाकी यहाँ पर इंटरनेशनल हिंदी दिवस जो है वो याद रखिएगा यहाँ पर 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कई सारी बातें यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर बताने की कोशिश की जा रही है। तो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो लैंग्वेज को लेकर कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और बाकी लोकल एरिया में भी लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाना उसके ऊपर एजुकेशन की भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री जो थी यहाँ पर ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा आप लोगों को बताया जाए, तो ये हिस्ट्रीज के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में। तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है बेसिकली एमजी नरेगा के बारे में। एमजी नरेगा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के में आप लोग बात करो, ये लोगों को काम प्रोवाइड कराने का काम करता है भाई साहब। इसके बिना जो है बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए, और खासकर कोविड-19 के टाइम पर इसने बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई। जो लोग सिटीज में जाकर रह रहे थे, काम कर रहे थे, अब अपने अपने गांव में आ गए, तो उनको काफी सारी फैसिलिटी यहां पर दी गई। तो एमजी नरेगा जो है इसकी वजह से काफी लोगों को हेल्प मिल पाई।
अब ये जो मैं आप लोगों को स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र स्लाइड है, यानी कि इसमें से आप लोग कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा सकता है। बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है एमजी नरेगा के बारे में, तो ये स्लाइड आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग रख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर भी। एमजी नरेगा को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में यहां पर जब एक्ट आया निकलकर, इस नाम से इसको पुकारा गया। फिर इसको लॉन्च कर दिया आगे चलकर 2006 में। तो ये जो है बेसिकली आगे चलकर इसमें फिर नाम भी ऐड कर दिया गया महात्मा गांधी जी का। तो फिर इसको चलकर हम लोगों ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट एक्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे देश में एक ऐसा कानून था जिसने लोगों को राइट टू वर्क का अधिकार दिया, यानी कि आज की डेट में आप लोग होते हैं फंडामेंटल राइट हमारे पास में। तो फंडामेंटल राइट जो है वो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर में, संविधान में जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलती है आरडीए पार्ट 4 में, ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आती है निकलकर। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किस पार्ट में कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि 100 दिन का व्यापार इंसान को प्रोवाइड कराना है, अपने लोकल एरिया में, ज्यादा दूर उसको जाने की जरूरत नहीं है। और कैसा इंसान? जिसके पास में कोई स्किल नहीं है। तो अनस्किल्ड लेबर, जिसके पास में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई स्किल नहीं है, यानी एक तरीके से मिट्टी ढोने का काम कर सकते हैं, ईंटें उठाने का काम कर सकते हैं, रोड बनाने का काम कर सकते हैं, ऐसे इंसान का इस्तेमाल करने की यहां पर बातें की गई। क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसी थी जिनके पास में कोई स्किल नहीं थी। तो इसी के चलते पीवी नरसिम्हा राव जो थे यहां पर पहली बार फर्स्ट टाइम उनके द्वारा 1991 में प्रपोज किया गया कि ऐसा कोई कानून जो है वो हम लोग अपने देश में बना सकते हैं ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनको खाना पीना रोटी मिल जाए। तो इसके चलते चीजें चलती रही। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये अब हमारे देश में आया कब? हमारे देश में अब आया यहां पर 2005 में। इसी के साथ में जो पंचायती राज सिस्टम है ये हमारे देश में कब आया? ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, आप लोगों को पता है 1992 में। उसके बेस पर हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी हम लोगों ने इंप्लीमेंट करी। पंचायत गांव में और म्युनिसिपैलिटी होगी शहर वाले एरिया में। तो जो काम दिया गया ग्राम पंचायत को, ये काम दिया गया कि तुम इंप्लीमेंट करोगी एमजी नरेगा को। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन इंप्लीमेंट करते हैं यहां पर? तो पंचायत को ये काम यहां पर दिया गया। और इसी के चलते एक पर्टिकुलर आर्टिकल है डीपीएसपी के अंदर में, आर्टिकल 41। तो यहां पर वर्क प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, यानी कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर कि वो यहां पर वर्क प्रोवाइड कराए। और इसी के चलते एक आर्टिकल है 21 यहां पर, ये इंसान को अधिकार देता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अगर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी चाहिए तो क्या होना चाहिए? यानी कि अगर बेइज्जती करने से बचाना है तो जॉब हाथ में होनी चाहिए। जैसे ही आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, हर एक इंसान आप लोगों की बेइज्जती करता हुआ नजर आता है जब तक आप लोगों के पास में जॉब नहीं होती है। और जैसे ही जॉब हो जाती है, चाहे वो कोई भी जॉब क्यों ना हो, तुरंत लोग जो है रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा स्टेटा बन गया सोसाइटी के अंदर में जिसकी वजह से यहां पर ये कई बार आप लोगों को मुद्दे निकल कर आते हैं। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक अगर बात करोगे, हमारी कंट्री में पैसे की बहुत ज्यादा कमी पड़ी हुई थी यहां पर, जिसकी वजह से यहां पर कई सारे जो राज्य हैं वहां पर वो बोला गया था कि फंड का क्रंच आ गया है, इनके पैसे की कमी पड़ गई है काफी लार्ज स्केल पर, जहां पर लोगों को सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये पूरा बताया गया है कि यहां पर मनरेगा फंड जो है वो यूज कर लिया गया है। किसी ने 100% यूज कर लिया, अपने पास से भी दे दिया, कोई 90 से 100% यूज कर चुके हैं। तो वहां पर पैसे की कमी पड़ गई थी फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंप्लीट होने से पहले। क्यों? क्योंकि शहरों में से बहुत सारे लोग गांव में आ गए, उनको जॉब की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर बनकर रह गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझिएगा। और अभी रीजन ये हो गया है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इसके अंदर फंड की और कटौती कर दी गई है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो हैं वो गुस्सा हो गए कि ऑलरेडी यहां पर पैसा था नहीं, इसको आप लोगों ने और कटौती कर दी, तो फिर कोई मतलब इसका बच नहीं गया है। तो ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 है। 17 में से कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में कनेक्ट कर पाते हैं? तो टोटल मिलाकर 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में यहां पर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 9वां, 10वां। तो 17 में से 8 ऐसे गोल हैं जिनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो ये मत बोलना कि आपने तो बताया नहीं था। भाई साहब बताया था, ध्यान से नहीं सुना था। ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में बता के चलता हूं, ताकि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन बन जाए आप लोग उसके साथ में अच्छे से कनेक्ट अपने आप को कर पाए। अब एमजी नरेगा के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये कुछ पॉइंट है आप लोगों के पास में। क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, एसेट क्रिएशन करता है। कहीं हम लोगों ने तालाब बना दिया, कहीं हम लोगों ने रोड बना दी, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज करता है, एग्रीकल्चर के अंदर भी वेज यहां पर बढ़ती है। इसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट वुमेन को काफी अच्छे से सपोर्ट यहां पर किया है। कई जगह तो 50-50% जो है यहां पर वुमेन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है।
एक मार्जिनल जो सेक्शन रहता है यहाँ पर, जिसको कोई पूछता नहीं है कई बार, उसको भी यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पर जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जिसको सोसाइटी में ढंग से एक तरीके से ढंग से जॉब नहीं मिलती है। इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर, जो माइग्रेशन होता है, लोग क्या करते हैं, अपना घर छोड़कर कोई भी नॉर्मल काम के लिए बाहर नहीं जाएगा, हमेशा अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो ही अपने घर को छोड़कर जाएगा, वरना घर पे वापस आने की कोशिश करेगा। तो बाहर सिटी में जाना, किसी दूसरे स्टेट में जाना, तो वो माइग्रेशन का जो रीजन था काफी हद तक कम कर दिया गया इसके द्वारा। इसी के साथ में गांव में जो गरीबी थी, बिल्कुल खाने पीने की भी यहाँ पर लाले पड़ जाते थे कई बार, वो दिक्कतें देखने को यहाँ पर जो मिल रही थी वो खत्म हो गई, और क्रिएट करा सस्टेनेबल एसेट। सस्टेनेबल एसेट मतलब लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाली चीजें क्रिएट इसके द्वारा की जा रही है। तो ये सारे काम एमजी नरेगा के थ्रू ही किए जा रहे हैं। पर लेकिन अगर यहाँ पर पैसा नहीं रहेगा तो यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी दिक्कतें यहाँ पर निकलकर सामने। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे एरिया जहां पर पैसा बढ़ाना था और गवर्नमेंट के द्वारा पैसा जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, जिसके चलते कई सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो पैसा रिड्यूस नहीं करना था, पैसा बढ़ाना था। तो ये बातें थी, तो अपोजिट चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को हो गई। इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। वैसे तो इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा खट्टे में आप लोगों को पड़े हुए कई बार नजर आएंगे। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री इशू। अगर बात करें इंडिया और चाइना के बीच में, काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर हमारी कंट्री और चाइना के बीच में आप लोगों को झड़प देखने को मिलती है। तो ये रीजन है आज के डेट में यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर। एक और काफी बड़ा रीजन है यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये कासगर है। ये जो इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होकर जाता है, ये हमारे वाले रीजन से यहाँ पर होता हुआ जाता है। तो ये कई सारे इशू देखने को मिलेंगे। हालांकि रिश्तेदारी को सुधारने के लिए हम लोगों ने नारियल पानी पिलाया और भी कई सारी चीजें देखने को मिली, पर लेकिन वो नारियल पानी जो है वो काम नहीं आया यहाँ पर, और ये सारी जो साइड में चीजें धरी की धरी रह गई चाइना की हरकतों के सामने। तो इसी के चलते अभी जो राइटर हैं वो यहाँ पर बेसिकली बोल रहे हैं कि आज की डेट में चाइना जो है वो इंटरनेशनल जो कानून है उसको फॉलो नहीं करता है। यानी कि चाइना जो है उसकी बदतमीजी अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो किस तरीके से खेल खेलता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो चाइना को समझना पड़ेगा, कोई भी इंटरनेशनल अगर कानून है तो चाइना जो है काफी हद तक जो है उसको इग्नोर करता हुआ आज के डेट में नजर आएगा। मतलब क्या है ये? मतलब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। यानी कि बेसिक मुद्दा आप लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो आप लोग समझ पाएंगे। पहले यहाँ पर अगर चाइना के बारे में बात करें तो फिलीपीन नाम की एक कंट्री है, उसके नाम पर यहाँ पर केस चल रहा था चाइना के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल जो बेसिकली केस था, जिसमें यहाँ पर फिलीपीन जो है यहाँ पर उसके फेवर में केस आया, जब यहाँ पर ट्रिब्यूनल के द्वारा एक तरीके से फेवर किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएन क्लोज। यूएन क्लोज आप लोगों को पता है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो सीज होते हैं बेसिकली उनमें रूल और रेगुलेशन कहता है कि किस एरिया में यहाँ पर कौन सी कंट्री के लिए कितना एरिया है। जैसे हमारी कंट्री का मान लीजिए एरिया यहाँ तक रहता है, ठीक है, कि हमारी कंट्री का एरिया हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर फिलीपीन को फेवर में यहाँ पर डिसीजन दिया गया ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो उसके चलते जो चाइना है उसने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। वैसे चाइना चिल्लाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। पर रियलिटी में जब आप लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग बात करेंगे तो चाइना की हरकतें आप लोग को देखने को मिलेगी। वो खुद ही अपने देश में करेंसी को डिवैल्यूएट करके रखता है, ठीक है। इसी के साथ में कई बार आप लोगों ने देखा किसी दूसरी कंट्री में क्या करेगा, डंपिंग करता हुआ नजर आएगा अपने माल की। ऐसी ऐसी हरकतें यहां पर करता है कि यानी कि सारे जो भी इसके द्वारा रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं, जहां भी उसको लूप होल मिलता है उस लूप होल का इस्तेमाल करता है और बदतमीजी काटता हुआ हमेशा ये जो है वो नजर आता है। तो चाइना की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चाइना जो है आज की डेट में अपने आप को ग्लोबल पावर दिखाने के चक्कर में बात बात पर यूएसए के साथ में सामने आकर खड़ा हो जाता है। आज के डेट में पड़ोसी देश साउथ कोरिया और जापान के साथ में भी कई बार झड़प करता हुआ नजर आता है और यहां पर अपने आप को बोलता है कि दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब एक तरीके से दुनिया में अलग अलग पोल हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूएसए और यूएसआर यानी कि बस रशिया बच गए हैं, अब चाइना भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश करता है। पर लेकिन सेम काम जब हम लोग बोलते हैं एशिया के अंदर में आने की, तो एशिया में आने के बाद में ये बोलता है दोगला बन जाता है, बोलता है नहीं एशिया में बस चाइना रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करता है, इस पर्टिकुलर रीजन में जब भी कोई काम करने आता है ना तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक नहीं बोलता है। एशिया पैसिफिक बोल सकता है वैसे कि एशिया रीजन हो गया और पैसिफिक वाला रीजन हो गया। वो हमेशा क्या बोलता है, इसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं, यानी कि इंडिया के नाम पर इसका नाम रखता है ताकि चाइना को यहाँ पर ये दिखा सके कि तुम अकेले नहीं, यहाँ पर तुम्हारे पापा भी साथ में खड़े हैं इंडिया। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्हीं सब का गुस्सा जो है वो चाइना वो आप लोग यहाँ पर बॉर्डर पर निकालता हुआ नजर आता है। कभी बोलेगा ये वाला मेरा एरिया हो गया, कभी यहाँ पर झड़प करता हुआ नजर आएगा। आप लोगों ने देखा अभी कई सारे हमारे जवान शहीद भी हुए थे यहाँ पर बॉर्डर एरिया में डिस्प्यूट में। तो चाइना की ये बदतमीजियां चलती हैं, उसी की वजह से रीजन देखने को मिलता है। और यहाँ पर यह अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के अंदर भी ये हरकतें करता हुआ नजर यहाँ पर आता है। तो चाइना का जो पर्पज रहता है वो बेसिकली सामने वाले को सप्रेस कर अपनी काम कराने की कोशिश की जाती है। अभी हमारे कंट्री में एस जयशंकर साहब के द्वारा बोल दिया गया साफ साफ, जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, उनके द्वारा साफ साफ बोल दिया गया कि चाइना जो है वो एलएसी के जो हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए थे उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। 1993 में हम लोगों ने बोला था चीजों को प्रॉपर वे में लेकर चलेंगे, पर लेकिन इनके द्वारा वो सारी चीजें जो है वो एक तरीके से ताक पे रख दी गई है साइड में।
कुछ भी चीजें जो है इनके द्वारा फॉलो नहीं की गई, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना जो है वो बार बार अपना जो एग्रीमेंट है उसका हनन करता रहता है। हालांकि चाइना की साइड से भी यहां पर रिप्लाई आया, तो यहां पर तू मैं जो चल रही है वो आप लोगों ने दोनों कंट्री की साइड से देखी, पर एग्जैक्ट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यहां पर ये रीजन है आप लोगों को, जैसे वेस्टर्न सेक्टर हो गया, तो 1570 किलोमीटर का एरिया जो लड़ाई का है इंडिया और चाइना के बीच में, सेंट्रल सेक्टर है यहाँ पर 545 का, और यहाँ पर जो ईस्टर्न सेक्टर है यहाँ पर ये आप लोगों को 1325 का आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगा। तो ये कई सारे एरिया हैं जो आप लोगों को यहाँ पर बार बार नजर आते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। वैसे अगर बात करें तो और कई सारे मुद्दे पास्ट में आप लोगों ने देखे हैं, जैसे पास्ट में देखें तो मसूद अजहर की बात करते थे जब, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करते थे, ट्रेड गैप की बात करें, उसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर पाकिस्तान के एरिया में जिस तरीके से चाइना सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर चाइना जो है वो हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ मिलता है और हमारी कंट्री के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती नजर आएगी। पर लेकिन अगर बात करें हम भी यहाँ पर पीछे नहीं है, जैसे चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बेइज्जती पूरी दुनिया में हम लोगों ने कर रखी है। क्यों? क्योंकि हम लोग साफ साफ बोलते हैं भाई साहब ये डेट क्राइसिस में फंसाता है, मतलब सामने वाले को इतना ज्यादा लोन दे देता है कि सामने वाला जो है वो परेशान हो जाए, यानी कि एक तरीके से उसकी जिंदगी जो है वो बर्बादी की ओर बढ़ जाती है, इतना सारा यहाँ पर लोन देखने को मिल जाता है। ऐसे इश्यूज कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक सेकेंड यार, अरे हाँ एक मिनट, अब देख रहा है ना एग्जैक्टली। तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो मुद्दा क्या रहता है यहाँ पर, मुद्दा ये आता है निकलकर कि किस तरीके से इंडिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर पर ले लो, या फिर डोकलाम वाले सेक्टर में जो कि आप लोगों को देखने को मिला था भूटान के पास में, वहां पर इंडिया जो था वो सामने जाकर खड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के पास में झड़प चलती रही, तो नाथुला पास को भी लेकर काफी लंबे समय तक यहाँ पर आप लोगों ने बंद रहा था, कई सारी चीजें यहाँ पर रहती है। तो नाथुला पास याद रखिएगा ये सिक्किम वाले रीजन में और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पर, जिससे इसके साथ में कनेक्टिविटी यहाँ पर की जाती है। पंचशील सिद्धांत जो है ये यहाँ पर दोनों के बीच में काफी अच्छे रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की बात की गई थी 1954 में, पर लेकिन रियलिटी क्या रही, चाइना ने सारी रिश्तेदारी तोड़ डाली, ठीक है। सारे जो भी हम लोगों ने बोला था कि एक दूसरे के साथ में लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की पर्सनल जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना है, शांति के साथ में रहना है और दोनों को कमाना और खाना है, वो सारी चीजें ताक पर चाइना ने रख दी। तो आज की डेट में चाइना की हरकतें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से इशू निकल कर आते हैं, ठीक है। पर लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी अगर मिलकर ढंग से काम किया जाए तो बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि पड़ोसी है यार, कहीं उठाकर तो फेंक नहीं सकते, तो मिलकर काम कर सकते हैं। पर लेकिन रियलिटी यहाँ पर यह सीधा सीधा कि किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल पाएंगे, क्योंकि सामने वाले का भी तो कुछ इच्छा होनी चाहिए ना, सामने वाले की तो इच्छाएं बदतमीजी करने पर उतरी है, आखिर कहां तक हम लोग अपनी इस तरफ से काम कर पाएंगे। तो ये मुद्दा है दोनों कंट्री के बीच के रिलेशन के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, कोई डाउट होगा तो बताइएगा जरूर, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव साहब को जो है वो 5 साल की जेल यहाँ पर हो गई है, 5th फोल्डर स्कैम के तहत यहाँ पर ये, ठीक है, जिसमें माना जा रहा है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इंपोज किया गया 60 लाख रुपए फाइन, ठीक है, यहाँ पर जिसमें 139 करोड़ रुपए यानी 139 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। तो लालू जी जो है वो जेल में ही घूम रहे हैं यहाँ पर काफी लंबे समय से, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुद्दा क्या रहता है, अगर आप लोगों से कोई इसके बारे में पूछे क्या यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है इस तरीके से जेल में डाला जा रहा है उसके लिए हमारी कंट्री में कोई कानून है, अगर बात की जाए तो मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों को क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में कई सारे क्रिमिनल केसेस चलते हैं पॉलिटिशियन के ऊपर, तो उसके लिए हमारी कंट्री में कोई कानून है। आज की डेट में एमिकस क्यूरियाई जो ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिकली फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोला जाता है, जो कि यहाँ पर ऐसा इंसान जो कि केस में तो संलिप्त न हो, यानी कि 2 इंसान है ए और बी, उनकी लड़ाई चल रही है, पर तीसरा इंसान बैठा बैठा देख रहा है, चल लड़ लो तो मैं बताऊंगा क्या क्या हरकतें कर रहे हो। तो ये वही इंसान है जो ये बोलता है कि मैं बताऊंगा क्या क्या हरकतें कर रहे हो। तो इसके द्वारा 400 अभी यहाँ पर 4984 केस बोले गए कि क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं हमारे देश के अंदर में, ठीक है, पॉलिटिशियन के खिलाफ। और यहाँ पर उन्हीं के चलते मैं आप लोगों को बातें बताने वाला हूं। हमारी कंट्री में अगर कोई पॉलिटिशियन है ना यार, उसके खिलाफ अगर केस चल जाए तो यहाँ पर वो फिर भी इलेक्शन लड़ लेता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जेल में पड़ा हुआ है पर लेकिन इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका यहाँ पर ये होता है कि हमारे देश में एक कानून है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 का है ये एक्ट, और इसमें सेक्शन 8 जो है वो यहाँ पर बेसिकली ये बोलता है कि अगर किसी इंसान को 2 साल की सजा हो जाए तो वो इंसान जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। समझना ध्यान से, अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है और उसको 2 साल की सजा हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए तो वो केस नहीं लड़ सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, केस तो लड़ेगा
पर लेकिन अगर 2 साल से नीचे की रह जाए तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। पर लेकिन कई बार देखा होगा जेल में पड़ा हुआ है फिर भी इलेक्शन लड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अंडर ट्रायल चल रहा है, यानी कि अब तक उसके केस की सुनवाई नहीं हुई है और वो जेल में पड़ा हुआ है। तो अगर केस की सुनवाई नहीं हुई है, अब तक उसके केस का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो वो जेल से इलेक्शन लड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कई बार जेल में जीत के उसके बाद मिठाई मिठाई चल रही है जेल के अंदर जाकर, तो होता है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है केस, जब तक यहाँ पर तब तक काम चलेगा, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। जब केस का डिसीजन आ जाएगा फाइनल कि हाँ इसी इंसान ने हरकतें की है, तो फिर यहां पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन जेल में क्यों रखा है फिर, जब यहां पर भी केस चल रहा है? जेल में इसलिए रखा है कि जो आरोप उसके ऊपर लगाया गया वो संघीय आरोप है, एक तरीके से ऐसा आरोप है क्रिमिनल का, काफी ज्यादा रेप का हो गया, मर्डर का हो गया, कि उसको बाहर नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा केस उसके ऊपर लगा, तो इसलिए जेल में रखना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। वो अलग बात है कि जेल में दामादों वाली इनकी वो एक तरीके से नहीं, एक खातिरदारी की जाती है, तो एक अलग मुद्दा है। तो अभी मुद्दा यहाँ पर ये रहता है कि जेल में अगर कोई बंद हो गया है, मान लीजिए कोई इंसान है जेल में चला गया, अब जेल में जाने के बाद में वो इंसान जो है ट्रायल चल रही है और 3 साल से जेल में पड़ा हुआ है और उसको आगे चलकर 7 साल की सजा हो चुकी है, तो 3 साल ऑलरेडी वो जेल में काट चुका है अंडर ट्रायल के टाइम पर, अब 4 साल और यहां पर वो आगे काटेगा। ये प्रोविजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो ये मुद्दा है यहां पर, इसी के साथ में यहां पर 2 साल की सजा मिल गई, ठीक है, उसके बाद में 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, यानी कि पत्ता तो काटने की कोशिश की गई है। इसके चलते यहां पर जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, इसमें सेक्शन 8 जो है वो यहां पर ये सारी बातें करता है। तो इसलिए आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे पूरा काम चलता है। तो इसी के तहत यहां पर लालू प्रसाद यादव जी जो है उनको यहां पर घसीटा जा रहा है आज की डेट में, ठीक है। तो ये है बेसिकली इनके द्वारा जो मुद्दा देखने को मिला, ठीक है। एक यहां पर काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मस्ट बी इनफोर्स। तो यहां पर ये बातें की जा रही है, प्ली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको इनफोर्स करना चाहिए हमारे देश के अंदर में। और सेम बातें यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी बोली गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी यहां पर उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, सब फंडामेंटल राइट के ऊपर फोकस देकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मुद्दा निकल कर आया तो वो ये बोला गया, इसके ऊपर कई सारे क्रिटिसिज्म आप लोगों को देखने को मिले कि आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो पार्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल ड्यूटी रखी गई है, पार्ट 4 में आप लोग के डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखी गई है, और पार्ट 5 में, सॉरी पार्ट 5 नहीं मतलब पार्ट 4 का जो ए है उसके अंदर में देखने को मिलेगा आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके बारे में पूरा यहां पर मुद्दा है। हमारे ओरिजिनल संविधान में क्या फंडामेंटल ड्यूटी थी? अगर कोई आप लोगों से पूछे, बिल्कुल भी नहीं थी, ये बिल्कुल याद रखिएगा। हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारी कंट्री में यहां पर बेसिकली ऐड की गई 1942 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसके बेस पर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी। अब एक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी, वो कमेटी का नाम आप लोग को बताना है। तो हमारे देश में ड्यूटी जो थी वो बाद में ऐड की गई। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? आप लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, पर ड्यूटी क्या होती है? आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछने लगे तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल जो राइट है उनको बेसिकली यहां पर रखा गया है, कहां पर हमारे संविधान में। तो ये बातें हैं। तो जब ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं तो ड्यूटीज हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को इनको फॉलो करके चलना है, इंप्लीमेंट करके चलना है। पर लेकिन जब अधिकार के बारे में बात करते हैं तो अधिकार हम लोग को मिलते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि यहां पर कहीं ना कहीं जो ड्यूटी और जो राइट है वो एक दूसरे के समर्थक में काम करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना इनकम टैक्स पे तो करते हैं, ठीक है, हम लोग रूल और रेगुलेशन तो फॉलो करते हैं। जब रोड पर जाते हैं हम लोग ऐसे थोड़ा ना कि सारे जो ट्रैफिक लाइट जो है तोड़ते तोड़ते चले जाते हैं। तो आप लोग को देखने को मिलेगा हम लोग बिल्कुल रेस्पेक्ट करते हैं हमारे जो सिंबल है हमारे देश के, ठीक है, हमारा झंडा हो गया, ठीक है, हमारा एक तरीके से हमारा राष्ट्रीय गान हो गया, हम लोग सबकी रेस्पेक्ट तो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे अधिकार के ऊपर बात करें तो उसको यहाँ पर बेसिकली अगर ढंग से मिलेंगे तो फिर ड्यूटी भी इंसान जो है वो फॉलो करता हुआ नजर आएगा। तो क्या इसको इन्फोर्स करना चाहिए कोर्ट में? यानी कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट का हनन हो जाता है तो हमारे संविधान में आर्टिकल 32 हम लोग को अधिकार देता है कि हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे अधिकार का हनन हो गया। तो क्या यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी का अगर कोई फॉलो ना करे तो कोर्ट में जा सकता है? तो बोला जा रहा है उसको भी कोर्ट में लेकर जाया जाए अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? यस या फिर नो, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक और आर्टिकल है यहां पर जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है और आगे इसके ऊपर एडिटोरियल भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को इसका भी दूंगा यहां पर, अभी आगे चलकर हालांकि देखने को मिलेगा वो मैरिटल रेप के बारे में, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है निर्मला सीतारमण जी जो है
वो जीएसटी में रिफॉर्म चाहती है, तो उसके ऊपर डिबेट की बात की जा रही है। तो देखते हैं कितना रिफॉर्म यहाँ पर आ पाता है, ठीक है। तो इसके चलते हुए आगे आप लोगों को पता चलेगा। याद रखिएगा हमारे संविधान में जो जीएसटी है वो 101वां संविधान में संशोधन करके यहाँ पर जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो इसी के चलते कई सारी बातें की जा रही है। एक यहाँ पर PLI, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। मतलब क्या इसका, अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उससे रिलेटेड लिंक इंसेंटिव स्कीम आती है, जिसके चलते रहता है कि लोग जो है जो काम धाम इस तरीके से कर रहे हैं, खासकर अगर कोई ढंग का काम करे तो अपनी ही कंट्री में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को अगर एक तरीके से वो फायदा पहुंचाए, तो अपने ही देश में हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिसके चलते यहाँ पर उनको इंसेंटिव भी दिया जाए और हमारे ही देश में प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आए। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो सीधा सीधा यहाँ पर ये करती है, ताकि हमारे ही देश में हम लोग चीजों को आगे सही तरीके से लेकर चल सके, ठीक है। अपनी प्रोडक्टिविटी वजह से अपने ही लोगों को यहाँ पर काम मिले, तो इसलिए यहाँ पर ये स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी। आगे यहाँ पर एक बात कह रहे, सेंटर ने डिनाई कर दिया कि एक तरीके सेंटर डिनाई मोर टाइम इन द मैरिटल रेप केस, ठीक है। मैरिटल रेप केस का मुद्दा क्या है, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा मैरिटल रेप को लेकर बातें की जाती है, यानी कि एक इंसान है ए, ठीक है, और एक औरत है बी, यानी कि एक लड़का है और एक लड़की है, इनकी शादी हो चुकी है। शादी होने के बाद में ये अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं होता है, पर लेकिन इनकी लाइफ कैसे चल रही है वो यहाँ पर डिसाइड करती है इनके दोनों के बीच में रिलेशन कैसे है। वो हर तरीके के हो सकते हैं, इमोशनल, लव, फिजिकल, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर यहाँ पर जो ए है हस्बैंड, वो बी यानी कि वाइफ के साथ में अगर जबरदस्ती करता है, किसी भी तरीके से यहाँ पर शादी के बाद यहाँ पर उनकी दोनों की बन नहीं पा रही है, और फिर भी यहाँ पर जबरदस्ती उनके साथ में फिजिकली यहाँ पर एक तरीके से असोल्ट उनका किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर वहां पर काम किया जा रहा है, तो औरत जो है वो चाह रही है कि शादी के बाद भी अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो यहाँ पर उसको रेप की कैटेगरी में माना जाए। इंसान जो है आज के डेट में हमारी कंट्री में अगर हस्बैंड जो है उसको यहाँ पर बेसिकली रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो सीधा सीधा ये बोला जा रहा है अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सेक्शन 375 जो है इंडियन पिनल कोड हमारी कंट्री में, भारतीय दंड संहिता का, वो क्या बोलता है, वो यहाँ पर ये बोलता है कि अगर कोई हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ में किसी भी तरीके से फिजिकल रिलेशन बना रहा है तो उसको यहाँ पर क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, यानी कि उसको रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। अगर इस तरीके से हम लोग कर देंगे तो आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो इनका ये मानना है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर लोग ये बोलते हैं अगर ऐसा किया जा रहा है तो राइट टू लाइफ का जो इंसान का अधिकार है उसका हनन यहाँ पर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक लड़की के अधिकार को जो है वो साइड में रखा जा रहा है। और यहाँ पर नॉर्मल कोई बाहर का इंसान अगर जबरदस्ती करता है उसको तो आप लोग रेप बोल देते हो, पर फिर यहाँ पर हस्बैंड जबरदस्ती कर रहा है तो उसको रेप क्यों नहीं बोल रहे हो, उसको सारे अधिकार यहाँ पर क्यों दे रखे हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है, और ये आज की बात नहीं है, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके ऊपर बात की जाती है। भाई साहब 104 कंट्री ऐसी है जो कि मैरिटल रेप यानी कि शादी के बाद में अगर हस्बैंड जबरदस्ती करता है तो उसको रेप करार दिया जाएगा, और अपनी जो हस्बैंड जो है वाइफ जो है उसके खिलाफ जो है केस चला सकती है। तो ये बातें बोली जाती है, पर लेकिन नॉर्मली ऐसा हमारे देश में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के चलते अगर बात करें 15 से लेकर 49 के एज की जो महिला है उनको काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर झेलनी पड़ जाती है, और बहुत सारे केसेस निकल कर आते हैं। और इवन ये बोला गया था कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे देश में नहीं ओनली, हर 5 में से एक महिला जो है उसको फोर्स किया जाता है बेसिकली, जो एक तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, सेक्स के लिए, जबकि यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसी प्रोसेसर होता है फिजिकल रिलेशन जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं कि दोनों जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक नेचर के तरीके से चीजें चलती है ना, नेचुरल तरीके से, कि इंसान जो है प्रकृति प्राणी है, इंसान क्या, आप लोग जानवर देख लो, कुत्ते, बिल्ली, कोई किसी को देख लो, तो वो एक तरीके से जब उनकी मीटिंग होती है तो फिर यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं। सेम प्रोसीजर इंसान का, पर इंसान जो है वो हवस का एक शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए यहाँ पर नजर आती हैं। तो ये बातें बोली गई थी इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे 2011 में, और अब तो चीजें और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, चाइना, कुछ ऐसी कंट्री जहां पर इसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, तो बोला जा रहा है इसको रेप की कैटेगरी में यहां पर लाना चाहिए, जिसके चलते यहां पर बार बार बातें चल रही हैं। तो ये बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। इवन जस्टिस वर्मा कमेटी जो है, जब यहां पर बातें चली तो यहां पर भी बातें की गई कि एक तरीके से चीजों को रिकमेंड किया जा सकता है कि इसको देखा जा सकता है, पर लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएन जो यहां पर कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वो भी ये बोलती है यहां पर जो ये सारी बातें ऑलरेडी यूएन के द्वारा ही बोली जाती है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन यहां पर किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। एक आर्टिकल है पेगासस वायरस के ऊपर, तो कल इसका सुनवाई की जाएगी। पेगासस वायरस जो है काफी लंबे समय से कई बार हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और ये ऐसी न्यूज है जो आगे भी न्यूज में रहने वाली है, ठीक है। तो जब आगे भी न्यूज में रहेगी तो फिर डिस्कस करते रहेंगे, टेंशन मत लेना, आगे भी इसके ऊपर आर्टिकल आएंगे। तो पेगासस वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जो कि इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप के द्वारा बनाया गया था, और ये इंसान के फोन में एंट्री कर सकता है बिना किसी के रोके टोके।
तो यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा वो जो है ऑफिस वो जो है खरीदा गया और ये मानता है कि इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली। हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन और कई सारे लोगों के जो अकाउंट है, अपोजिशन के लीडर, जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिशियन या कोई प्रोटेस्ट करने वाले लीडर, उनकी जो बेसिकली आइडेंटिटी को एक तरह से हैक करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया था। ठीक है, तो कोर्ट में केस पहुंचा कि लोगों की प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। तो तब से लेकर यहां पर ये इशू देखने को मिल गया। तो इसी के चलते बार बार बात की जाती है। तो काफी एक ऐसा इशू है जो कि ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और आगे भी न्यूज में रहने वाला है। तो जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बात है उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो आगे भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, ये आर्टिकल कंटिन्यूअसली आगे भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एडिटोरियल पर भी आएगा क्योंकि ऐसा आर्टिकल है, बार बार न्यूज में आता ही रहता। ठीक है, ये आर्टिकल एनएससी वाला मैंने अभी बताया था। यहाँ पर आनंद सुब्रमण्यम जो बाबा थे, यहाँ पर हिमालयन बाबा, उनका जो केस चल रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात की जा रही है, तो काफी अच्छे से ईरान जो है न्यूक्लियर डील को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर अब आने वाले टाइम में देखेंगे कि यहाँ पर क्या जो बाइडेन साहब जो है वो इसमें एंट्री करते हैं। इसमें ईरान को बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोका जा रहा है और बोला जा रहा है कि वो ओनली शांति के लिए यहाँ पर इसको यूज करेगा। ये मुद्दे यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर इमरान खान जो है वो रसिया जा रहे हैं पुतिन से मिलने। ठीक है, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकल कर आता है। अभी यहाँ पर कंडीशन आप लोग समझ रहे हैं आज के डेट में क्या चल रही है पाकिस्तान के अंदर में, हालत खस्ता है भाई साहब इमरान खान की। ठीक है, बस वो ये इंडिया के नाम पे पत्ते खेलते रहते हैं और अपनी जो है रोटियां चलाते रहते हैं। बाकी यूक्रेन के मुद्दे पर कई सारी पेंटिंग की जा रही है शांति और पीस को बनाए रखने के लिए। यूक्रेन क्राइसिस जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो सारी चीजें हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में डिस्कस किया जा रहा है अफगानिस्तान और यूक्रेन क्राइसिस को कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि एस जयशंकर साहब हैं वो फ्रांस की विजिट पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि चीजों का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो देखिए हमारी कंट्री भी आज के डेट में ग्लोबल लीडर की तरीके से देखी जा रही है। एक टाइम था कि हाँ हम लोग को ज्यादा काउंट नहीं करता था, पर आज की डेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आज का सुडोकू है, आप लोगों के सामने इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, माइंड में आप लोगों की स्टेबिलिटी आएगी अगर इसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। आज का जो यहाँ पर आंसर दिए गए यहाँ पर प्रशांत और इसी के साथ में भगत सिंह के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए। और कल का जो वीडियो है उसके नीचे आप लोग जाओगे तो मैंने आंसर पिन कर दिया आप लोग। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा काफी डिटेल में दिए गए थे आंसर, हालांकि वो मैं यहाँ पर पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि काफी ज्यादा हो गए थे वे, तो मैंने उनको पिन कर दिया वीडियो के नीचे। ठीक है, तो अगर काफी मुझे लगे कभी कभी अगर ऐसा कुछ है तो मैं शाम को उनको जब अच्छे आंसर आप लोग दे दिया करोगे तो पिन भी कर दिया करूंगा, तो वो भी आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर लगा ही दिए हैं, सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई थी डिटेल में, तो वही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बेसिक चीजें ये सारी मैंने आप लोगों को फिर से आज रिपीट भी करा दी, ये बेसिकली लैंग्वेज के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, डिटेल में हम लोगों ने चीजें देखी यहाँ पर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे स्टार्टिंग में उनके आंसर आप लोगों को बताने थे, तो क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो यार, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। तो पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, तो इसका आंसर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 3 एंड 4 यानी कि छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर अलग अलग जगह आप लोगों को हाईकोर्ट देखने को मिलेंगे। बाकी कहां पर है तो पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी है हर एक हाईकोर्ट के बारे में, ताकि आप लोग कंफ्यूजन ही न रहे। ठीक है, तो ये लिस्ट आप लोग देख लेना एक बार, सारे चक्सू आप लोग खुल जाएंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पर इसके बारे में, इसका आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है, सी यहाँ पर गलत देखने को मिलेगा। तो ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी आप लोगों के लिए। आर्टिकल 124 और आर्टिकल 270 जरूर याद रखिएगा जब अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। 25 हाईकोर्ट है हमारी कंट्री में, और इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, ये आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कई बार इस तरीके से यहाँ पर कोलिजन सिस्टम के बारे में। हमारे संविधान में डायरेक्ट कोलिजन सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा, हमारी कंट्री में अलग अलग केसेस आए यहाँ पर, और सेकंड जज केस है उसके द्वारा हमारी कंट्री में कोलिजन सिस्टम आया। कोलिजन सिस्टम क्या है, जजों का अपॉइंटमेंट करने के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर 21423 तक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली हाई कोर्ट के साथ में डील करते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो ये समझ सकते हैं। और आर्टिकल 141 है यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ये कोर्ट जो है वो बाउंड रहते हैं जजमेंट जो ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो नीचे वाले कोर्ट भी उसको फॉलो करेंगे। और अगर केस का जो केस ट्रांसफर करना है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका रहता है आर्टिकल 2222। ठीक है, तो ये 2222 आप लोग याद रख लेना। ठीक है, तो ये है बेसिकली जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो बताएगा। और हाँ देखिए, कल ना जो शाम वाली वीडियो थी वो थोड़ी टर्मिनेट हो गई थी, कई बार ये छोटी छोटी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। और 1-2 दिन जो है अभी आप लोगों की वीडियो जो है लगभग 7 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे राउटर में जो है वो दिक्कत चल रही है और मोबाइल से जो है वो बेसिकली अपलोड करनी पड़ रही है चीजें। ठीक है, तो शाम वाली तो जल्दी हो जाती है, पर लेकिन इसमें मैंने उसको बोला था ठीक करने के लिए, तो उसमें किया, पर लेकिन वो सेटिंग उसकी बैठ नहीं पाई ढंग से, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा है। ये सोल्व हो जाएगा आज, ये कल मैं देखता हूं करता हूं काम, तो फिर आप लोगों को फिर से टाइम पर मिलेगी वीडियो। ठीक है, ये 5 आज के डिक्शनरी के शब्द हैं आप लोगों के, बेसिकली आप लोगों के सामने वोकैबुलरी है जो आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेगी। अपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, यानी कि अपर मोस्ट। ठीक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय आप लोग बोल देते हैं। ठीक है, अप्रोवर का मतलब कोताहल, एक तरीके से कोलाहल नहीं होता, एक तरीके से किसी चीज में नॉइस करना, डिस्टर्बेंस करना। ठीक है,
प्रिविलेंट होता है एक तरीके से चलन जो चला हुआ है कि ऐसी चीजें यहाँ पर प्रिविलेंस है, प्रिवेंट नहीं, सॉरी प्रिवेंट तो रोकना होता है, यहाँ प्रिविलेंस, ठीक है, यानी कि चीजें जो है वो चला हुआ है, पर्टिकुलर रीति रिवाज चले हुआ है, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पेविंग द वे यानी कि रास्ता साफ हो जाना किसी चीज को लेकर कि हाँ चलो ठीक है अब सारी चीज सही है, ठीक है। स्टेटस को होता है यथास्थिति बनाए रखना, यानी कि जिसे नहीं बोलते इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर पे यथास्थिति जो है वो बनाकर रखनी चाहिए, तो उसको प्रिविलेंस एक तरीके से स्टेटस को आप लोग बोल देते हो। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा तो वीडियो को थम्स अप देकर आप लोग बता सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।